बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। ज़िंदगी का असल मकसद यही है कि हम अपने साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, आज की खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 11:05 पर हम अपना ये सेगमेंट शामिल भी करेंगे। अभी हमने सबसे पहले आगाज़ करना है बाकायदा अपने प्रोग्राम का आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, लाहौर स्मार्ट सिटी फिजिबिलिटी प्लान ज्वाइंट वेंचर के लिए 5 कंपनियां क्वालिफाई। अकबर चौक फ्लाईओवर के नए डिजाइन पर 4 अरब 90 करोड़ लागत का तखमीना, समझ वजीर आला को साथ। और महंगाई की सीरीज जो हर रोज हम डिस्कस करते हैं उसमें आज दूध और दही के नर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त की गई है, आपको ये भी बताएंगे। मरियम नवाज और हमजा सरगर्म, 2 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। तो ये हैं आज की खबरें। खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, दुर्रे नायाब और इमरान यूनुस ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अब क्वालिफाइड कंपनी से बिड वसूल करेगी। जो सबसे कम फंड के साथ मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगी, इसे फाइनल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी फिजिबिलिटी प्लान जो है वो तैयार किया गया है, 5 कंपनियां क्वालिफाई की गई हैं। सो दुर्रे नायाब, आपसे आगाज कर लेते हैं। देखिए जी, ये तो 2010-11 का प्रोजेक्ट के बारे में बता देंगे। 2010-11 का प्लान था और लाहौर शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था, जिसमें आपने थोड़ा सा देखा कि सेफ सिटी बन गई और सेफ सिटी ने कैमरे लगा दिए। चलें, ये भी अथॉरिटी बनाई, शुक्र है इसका क्रेडिट किसी सियासी जवान ने नहीं लिया, ये काम पहले को हो गया था। और न सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद और बाकी शहरों में भी इन्होंने कहा जी कि सेफ सिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, सेफ सिटी के बाद इसको अगले प्रोजेक्ट पे लेके जाना था स्मार्ट सिटी, जिसमें मैंडेटरी था कि लाहौर या जिस शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है वहाँ पे 100% सर्विलेंस हो, वहाँ पे कैमरों की सर्विलेंस हो, वहाँ पे जितने भी क्राइम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सके, जितने भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन है उनको पकड़ा जा सके। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने इसको खुदकार निज़ाम की तरफ लेके जाना था। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए, चाइना गए और उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी ये तो खुदकार सिस्टम करें, आपको किसी ट्रैफिक वार्डन की मरहूने मिन्नत ना होना पड़े, आपको किसी ऐसे सिस्टम के मरहूने मिन्नत ना होना पड़े कि आप जो है एक इशारे पे अगर खड़े हैं तो एक साइड अगर खाली है और उसका सिग्नल ग्रीन है और दूसरी साइड अगर भरी हुई है, ओवरलोडेड है और वो रेड है, तो आप ग्रीन का रेड हो कि उसका रेड का ग्रीन होने का वेट करें। ऐसा ना हो, आपको एक वन विंडो ऑपरेशन के नीचे एक में बैठ के बंदा देख सके कि मुझे जरूरत है, मैंने यहाँ पे किस सिग्नल को चलाना है, किसको नहीं चलाना, कब किस वक्त मैंने कहाँ पे सिग्नल फ्री इशारा कर देना है, किस वक्त मैंने उसको मैनुअल चलाना है और किस वक्त वापस उसको इलेक्ट्रॉनिक उस पर ले जाना है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। और फिर ट्रैफिक को चलाने के लिए आपने ये कंट्रोल रूम में सिग्नल सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, ये उस वक्त का कॉन्सेप्ट था। 2012-13 पे भी वक्त इस पर काफ़ी वर्कआउट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसके बाद 12-13 के बाद जब ये दोबारा 13 में आए हैं, उस वक्त इनको एक तकरीबी सियासत का सामना था और एक मुज़ाहमती सियासत का सामना था। तो ऐसे में तो वैसे अब दिमाग आपको पता है काम नहीं करता, चाहे कोई भी लीडर बैठा। तो अब तब हो जाना था, 2013 में होता तो अब 2015, 16, 17, 18 तक हो जाना था, लेकिन नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेट अब ये दोबारा सिस्टम वहीं से दोबारा उठा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको रह रह के लाहौर में अपने वो काम याद आते हैं, इकदाम याद आते हैं जो उन्होंने छोड़े थे। अब इसको दोबारा वो उस फिजिबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी IT बोर्ड इस पर काम कर रहा था, ट्रेंडिंग सिस्टम हो चुका है और अली राम ने भी यही खबर दी है कि 5 कंपनियां इसमें आ चुकी हैं। और मज़े की बात यह है कि पहले सिर्फ चाइना और तुर्की काम कर रहा था, अब तो आपके साथ कोरिया भी ज्वाइंट वेंचर कर चुका है नेस्पा के साथ। और कोरियन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, नो डाउट चाइना की भी बहुत अच्छी है, तुर्की भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क की टेक्नोलॉजी, तो ये अब इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम ट्रैफिक पे इतना बर्डन होने के बाद अरबों रुपए लगा के
हम मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स बनाएं, हम मुख्तलिफ अंडरपासेस इशू बनाएं। ये है कि ये ट्रैफिक की जहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम रोड्स की कुशादगी की तरफ जा भी रहे हैं, उतने इश्यूज भी इमरान बढ़ रहे हैं। आप देखें कि रोड जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खस्ता हाली की तरफ चले जाते हैं, यानी वो चीज़ें जो आप तरक्याती काम कर भी रहे हैं, ऐसा उनका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचता। फिर देखिए ना, जैसे लाहौर फैलता चला जा रहा है, इसको स्मार्ट बनाने की अशद ज़रूरत है, जो कि जिस तरह दुर्रे ने आप बात कर रहे हैं कि ये एक 10-12 साल 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिस पे स्लोली काम जो है वो चल रहा है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है। 15 साल पुराने प्रोजेक्ट को जब एक दफ़ा फिर से रूप फूंकते हैं तो लोगों को लगता है लाहौरियों को अच्छा जल्दी कुछ होने जा रहा है। और लाहौर के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती जो मैं समझता हूँ वो ये है कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो नहीं की जाती, प्लान चीज़ें नहीं बनाई जाती। बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, साल 2 साल 3 साल बाद जो है उस प्रोजेक्ट में अमेंडमेंट जो है वो कर दी जाती हैं। हालांकि पूरी दुनिया में होता इस तरह है कि वो अगले 20, 25, 30 साल की प्लानिंग के साथ कोई प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आप देख लें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कलमा चौक जो है उसकी भी मिसाल आपके सामने, और आप जेल रोड की देख लें, आप माल रोड को देख लें, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस वहाँ करवाए गए जो साल 2 साल 3 साल बाद ख़त्म कर दिए गए या चेंज कर दिए गए। तो जैसे जैसे लाहौर फैल रहा है, इसको स्मार्ट बनाने की अशद ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, चूँकि दुर्रे ने आप तो कमिश्नर की बीट भी करते रहे हैं, मुझे याद है एक बार कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट जो है वो मैं सुन रहा था कि ये लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ना, इसके 5 बुनियादी जुज़्व हैं, जिसमें स्मार्ट मोबिलिटी है, हेल्थ है, इसके साथ आपकी यूटिलिटी है, फिर सिक्योरिटी है और स्मार्ट इकोनॉमी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। जी बिल्कुल। और अगर इस पर आप देखें ना, ज़्यादती है ये कि अगर 2010 में ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इतने साल हो गए हैं। ये बात मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जब भी कोई भी अफसर जो है वो कोई प्लान पेश करता है, वट मैं बात कर रहा हूँ, किसी सेक्रेटरी की हो, चीफ सेक्रेटरी की हो, कमिश्नर की हो, डीसी की हो, ये प्रोजेक्ट जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो उसके बाद होता क्या है कि जब ये चेंज होते हैं तो वो प्रोजेक्ट इनके साथ ही फाइलों में बंद हो जाता है। अब यही है ना, अब निगरान सेटअप में तो दुर्रे नायाब इसका तस्करा हो गया। अब आप मुझे बताएं, आने वाले टाइम में हमें नहीं पता क्या होने वाला है, तो फिर एक दफा ये मंसूबा बंद हो जाएगा और हम कहेंगे इतने साल पुराना मंसूबा। जिस तरह निगरान सेटअप अभी अपना काम कर रहा है, इसी स्पीड से कर रहा है, और जब तक इलेक्शन की कोई फाइनल डेट नहीं आती, कंसेंसस डेवलप नहीं होते तमाम सियासी जमातों में, अगर 3 महीने भी मिले तो मेरा नहीं अच्छी उम्मीद लगा बैठे। नहीं, मैं तो बात एक हकीकत पे कर रहा हूँ कि अगर 3 महीने भी मिल जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट अपने ट्रैक पे ना सिर्फ चढ़ेगा, आप देखेंगे उसके बाद आपको एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी ट्रैक पे चढ़ता नजर आएगा, तामीराती काम स्टार्ट होता नजर आएगा। इमरान जिस तरह कर रहा था कि मनसूबों का तसलसल वो होता भी नजर आएगा। आपके मनसूबों का तसलसल क्या था? ट्रैफिक आपके पास इसलिए ज्यादा है कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपने मेट्रो बस शुरू की, ऑरेंज लाइन पे काम ही शुरू किया, तो इमरान की एक पसंदीदा जमात ने कहा जी कि लाहौर पे सारे फंड लगा दिए गए हैं, जिन्होंने बाद में उससे कहीं ज्यादा फंड गुजरात में लगा दिए। वो तो खैर एक लंबी बहस है। मेरी गाड़ी तोड़वाओगे? अच्छा जी। अब वो उनकी 5 साल ये रोना खत्म नहीं हुआ कि लाहौर पे फंड लगा दिए गए, लाहौर पे फंड लगा दिए गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि लाहौर में कंजप्शन कितनी है, लाहौर कितनी आबादकारी को जनरेट कर रहा है पर एनम या पर मंथ, और लाहौर में कितने लोग जो है वो हिजरत करके दूसरे शहरों से लाहौर में आ रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में आ रहे हैं, तालीम के सिलसिले में आ रहे हैं, इलाज के सिलसिले में आ रहे हैं, रिहाइश पजीर हो रहे हैं, मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं देखा उन्होंने कि लाहौर में बड़े फंड लगा दिए। अगर ये रोना 5 साल ना करते और वो लाहौर का जो शेयर बनता था वो उसको देते रहते तो आज बहुत बेहतर हालत होती। अब इनसे सिर्फ ये पूछें कि जो बुजदार साहब ने अरबों रुपया डीजी खान में लगा दिया, तौसा शरीफ में लगा दिया, और वहाँ जो क्वालिटी है कामों की, अगर आप देखें, आप जाके देखें वहाँ पे क्वालिटी कामों की क्या है, और वहाँ पे जाके अगर ऑडिट खोलें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे एक बहुत ही नाकिस काम और एक गैर म्यारी काम की एक सीरीज आपको मिलेगी वहाँ पे। फिर जो फंड गुजरात को एलोकेट किए गए वो इतनी हजल पदल में किए गए कि उनका भी कोई पैसा लग नहीं सका क्योंकि टाइम ही नहीं था। आपने आखिरी जाती हुकूमत गिरती में अरबों रुपए दे दिए। भाई अरबों रुपए देने मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई मूवी तो नहीं देख रहे। कि मुझे याद है एक मूवी थी, उसमें वो हीरो है, वो आगे चलता जा रहा होता है, पीछे सड़कें, अस्पताल, कॉलेज बनते जा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनसे मुतासिर हो गए थे, तो इनको ये नहीं पता था कि हमने काम तो इनको ये नजर ही था कि पैसे देने के साथ आपने टेंडरिंग करनी होती है, शफाफ टेंडरिंग में टाइम लगता है, आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर करने होते हैं, उनको यहाँ पे होता दुर्रे अब यहाँ पे होता पता क्या है, वो कहते हैं कि भाई हम अपने दौर में जो है फंड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट जो है
वो सिर्फ कागजों में शुरू कर दें, वटेवर वो बाद में फिजिबल है या बस नहीं वो है, नाम सिर्फ हमारा ये हो लग कि जाए। हमारा हाँ। नाम जो है ना ये हो जाए। ये अब तमाम बुरे नायाब हुकूमतें ये करती बेहतरीन रही। अंदाज में बताते रहते थे कि कितने प्रोजेक्ट जिनका भी कोई नामो निशान नहीं था, आपको याद है? तख्तियां लगी थी। आपको बहुत याद है सारी। परवेज भाई साहब ने हाँ, मोर बिल्कुल। समनाबाद का एक दिन- प्रोजेक्ट जो एक है दिन उसके पहले। साथ यही ज्यादती हुई है ना, बिल्कुल मोर ऐसे ही। समनाबाद प्रोजेक्ट के साथ शादरा को टी देखिए। जंक्शन, बस वो जाते टी जाते। जंक्शन जिसको मंजूरी शादरा का सबसे बड़ा हाँ, इशू जो है वो फाटक वो वाला था, इमामिया फाटक वाला था, बिल्कुल वो ऐसा। तो इशू गुलशन वो तो हल डबल किया नहीं। सड़कों पे टी माजरत के जंक्शन साथ सुबह में मुझे वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है जी। कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने डिज़ाइन से इजाफी लागत का PC1 कॉस्ट क्लियरेंस की मंजूरी की समरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इरसाल कर दी है। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की बात हो रही है। दुरेनायाब, डिज़ाइन में क्या रद्दोबदल की गई है? अच्छा, इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी थी हमारे लाहौर के रहने वालों के लिए कि पहले क्या था और अब क्या है। और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें वज़ीर आला की निशानदही के बाद नेस्ट पार्क जो इंजीनियरिंग इदारा है और एलडीए जो पूरा लाहौर का माई बाप तस्वर होता है डेवलपमेंट पे, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है अरे वाह। कि हाँ वाकई ही हम थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा जो है बेहतर कर सकते थे, और अगर हम उसको रीडिज़ाइन कर लें तो बेहतर हो सकता है। मोहसिन साहब जब वहाँ पे संग बुनियाद की तकरीब में गए तो उन्होंने ये बात हाईलाइट की थी कि क्या 3 अरब रुपए लगा के जब आप अकबर चौक से आगे शौक चौक जो एलडी की जानी मुड़ता है, ठीक 1 मिनट बाद वहाँ पे फिर आप खड़े हो जाएंगे फिर जाके, ट्रैफिक ब्लॉक हो और आप देखेंगे ब्रिज तक लाइनें लगी होंगी पीछे। तो ये कैसा मनसूबा और है हमारे जिसमें- कितने मंसूबों का यही हाल है कि आपने मंसूबे कंप्लीट आप किए, एक बिल्कुल- मसला हल किया, आगे हाँ, मसले आप खड़े। ब्रिज से उतरेंगे और साथ ही 3 मिनट 5 मिनट के लिए लाइन में खड़े होकर बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी ट्रैफिक का। तो उन्होंने कहा था इसको एड्रेस करें, ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, जिसके बाद नेस्ट पार्क और एलडी ने दोबारा रीडिज़ाइन किया और मामूली लागत से इजाफे के बाद अब ये जिना हॉस्पिटल से जब नहर से आते हैं थ्रू आउट पीको रोड, ठीक है। फिरोजपुर रोड की तरफ मुड़ने वाली जो रोड है, सिग्नल फ्री ये हो पूरी सिग्नल फ्री हो अरे जाएगी। वाह। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की। जहां पे पहले फ्लाईओवर अंडरपास एक साइड पे, पहले तो मिक्स मैच मंसूबा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि आप फ्लाईओवर है अंडरपास है, एक तरफ अंडरपास था दूसरी तरफ फ्लाईओवर था। उन्होंने इसको खत्म किया कि जी इसकी जरूरत नहीं है, आप एक प्रोजेक्ट रखें, चाहे अंडरपास रख लें फ्लाईओवर अच्छा, रख लें। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट का भी मंसूबा है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। अब रुकावटें क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए जी, रुकावट ये थी कि पहले तो डिज़ाइन ठीक नहीं था, अप्रूव था लेकिन डिज़ाइन ठीक नहीं था। अब डिज़ाइन दोबारा गया तो उन्होंने कहा हाँ भाई अब 4 जगह पे यू टर्न्स हो, प्रोटेक्टेड यू टर्न, और ट्रैफिक चलती रहे, कहीं पे कोई इशारा ना हो और ये काम खत्म हो जाए। वो अब डिज़ाइन प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अब इसकी कॉस्ट जो है क्लियरेंस वो दोबारा काबीना में जाएगी और या गवर्निंग बॉडी जो एलडी की है मौजूदा उसके अंदर ही रखा जा सकता है। वज़ीर आला एम्पावर्ड है, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने समरी भिजवा दी है, लेकिन काम हो चुका है स्टार्ट इस पर ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर मूव कर चुका है। कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया? उन्होंने तो खैर आपको पता है कि लोग जितना जल्दी हो दुनिया क्या सकता है। सिर्फ यू टर्न्स बन रहे हैं और ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास वो खत्म कर दिए नहीं, गए? अकबर चौक पे पहले अंडरपास और एक फ्लाईओवर था। अब अकबर चौक के ऊपर दोनों साइडों पे फ्लाईओवर है। अब फ्लाईओवर की दोनों साइडों से आगे इस तरफ जाएं तो शौक चौक है, जिना हॉस्पिटल की तरफ, पीछे आए तो आपको लगता है ये मॉडल लिंक रोड। तो अब दोनों तरफ प्रोटेक्टिव यू टर्न होंगे ताकि जब ट्रैफिक उतरे तो सीधी जाने वाली ट्रैफिक सिग्नल फ्री गुजर जाए, जिन्होंने यू टर्न लेके वापस आना है वो यू टर्न से वापस आ जाए। दोनों तरफ ये हो गया। उसके बाद आगे चले जाए, आपके पास मादरे मिल्लत रोड वाला है स्टॉप, पिंडी स्टॉप है, मुख्तलिफ आगे जंक्शन बने हुए हैं जो टी बन जाती थी, उनको भी सिग्नल फ्री कर दिया, यू टर्न करके उनके साथ दे दिया और पूरा प्रोटेक्टिव यू टर्न के साथ ट्रैफिक रेगुलेट होगी। 1 आध महीना लगता है लोगों को समझने में, लेकिन फिर ट्रैफिक चल पड़ती है। फीचर्स आपने सुन लिए हैं सारे, ट्रैफिक का मसला कितना हल हो जाएगा? देखें जी, आप यकीन जाने कि मेरे ख्याल के मुताबिक लाहौर में अगर आप बात की जाए कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रश और ट्रैफिक कंजक्शन जो है वो आपको, अगर आप नहर से आते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल से शुरू हो जाएं और यहाँ पर तो आप कोट लखपत तक आपको ना रश जो है ना वो ऐसे ही है, मिलेगा। ऐसे ही है। और जैसे अगर ही आप आते हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट से, इशारे इस तरह से हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि और ये नॉर्मल डेज की बात हाँ, है। normal इमरान डिटेल में जाए, मैं एक और पॉइंट बताऊं कि वज़ीर आला ने एक पॉइंट ऐसा रेस किया जिस पे एलडी के पास और नेस्पा के जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी कि आप शौकत खान फ्लाईओवर पे जाते हैं, आप शौकत खान फ्लाईओवर से गुजर जाते हैं तो नीचे इशारा क्यों है? हाँ। इतने पैसे लगा के फिर 3 सिग्नल अरब है लगा के नीचे। सिग्नल क्यों है? अच्छा, जवाब कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि आप नीचे इशारा खत्म कर दें और पैरेलल रोड पे एक तरफ आपका जहाँ पे वो एम्पोरियम है और दूसरी तरफ जहाँ पे वाबडा टाउन है, आप वहाँ यू टर्न्स बना दें। ठीक। अब जो ट्रैफिक सीधा एलडीए से आएगी वो यू टर्न लेके नीचे से गुजर के या सीधी गुजर जाएगी, आपकी इशारा खत्म हो जाएगा। 20-25 करोड़ रुपए का सोल्यूशन है और ये लोग इतना, मैं अब क्या कहूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए अच्छा, क्योंकि मैं हैरान इंजीनियर है, नहीं हूँ। इन इदारों में ना बड़े बड़े सोचते इंजीनियर्स हैं। बैठे हुए हैं, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, मैं हैरान हूँ, हर डिपार्टमेंट के पास ना, हर इदारे के पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो है वो
डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट होगा या डिज़ाइन होता है। पॉलिसी के हवाले से होगा सारा कुछ, उसके बावजूद ये फिजिबिलिटी जो है ना बाहर से बनवाते हैं। मतलब हैरानगी वाली बात है कि क्या इन लोगों की डिग्रियां जाली हैं या इनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। देखें, जो बंदा जो अफसर इस खित्ते में रहता है, इस शहर में रहता है, उसको शहर के मसाइल ज्यादा पता है, बजाय आप बाहर के लोगों अमेरिका से, कनाडा से, चाइना से बंदे बुलाएं। अकबर चौक पे 3 अरब 10 करोड़ लगा के इशारा नहीं खत्म हो रहा था इनसे, ठीक है, जो वज़ीर आला साहब इशारा खत्म कराए। अब आप खुद देखें ना इनकी मतलब सोच के हवाले से, आप खुद देखें कि इनकी सोच क्या है। ये बस लकीर के फकीर हैं, हमने इस चीज को ठीक करना है, सिर्फ इसी को ठीक करेंगे। अगर पीछे कोई चीज खराब है वो ठीक हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जैसे कि निशानदेही दुर्रे ने आपने की है। अच्छा, वज़ीर आला साहब की एक और मुझे जो है वो बात बड़ी अच्छी लगी थी। इन्होंने वहाँ पर जो जितने रास्ते में दरख्त है, इन्होंने इनिशियली प्लान यही दिया था कि कोशिश ये की जाए कि दरख्त जो है ना आपके बचाए जाए, ठीक है। अच्छा, ये नो डाउट एक और चीज़ जो है वो मैं यहाँ लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा। चलें, ये प्रोजेक्ट जो है ना ये पूरे शहरियों के लिए ना, पूरे लाहौर के लिए बहुत बेहतर होगा जो इस रोड को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना ठीक है, वज़ीर निगरान गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन मैं अगर साबका हुकूमतों की बात करूँ ना, क्योंकि इस गवर्नमेंट को तो मखसूस वक्त मिला है ना, और आगे भी पता नहीं कितने दिन है कि ये रहें बेचारे, और शायद नई आने वाली गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट जो है पता नहीं अपनी सूझबूझ के साथ अमेंडमेंट कर दें या खत्म कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, पुरानी हुकूमतों ने क्या किया, उन्होंने भी लाहौर को ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन के हवाले से ही उनका ज़्यादा फोकस रहा है। अच्छा देखें, हम तामीर तरक्की के हवाले से बात करें, ठीक है, वो किसी भी शहर के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अना लाहौर के मसाइल जो हैं वो सिर्फ ओवरहेड ब्रिजेस या अंडरपासेस से ख़त्म नहीं होंगे। लाहौर के कोर इश्यूज और हैं, ठीक है। ठीक है, आप लाहौर में ऐसे काम जो है फंड्स लगा रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अलावा भी कई और इश्यूज हैं शहरियों के। देखें, जैसे कि हम बेरोज़गारी की बात करते हैं, जैसे हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई भी वैसे ही है और बेरोज़गारी जो है वो भी वैसी की वैसी है। लाहौर के कई ऐसे मसाइल हैं जो साबका हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म कर सकती थी, लेकिन उनके फोकस जो हैं लेकिन वो सिर्फ रोड बनाने में। इमरान, ये भी जरूरी है कि आपके पास डेवलपमेंट का फंड है, उसका मुनसिफाना इस्तेमाल हो, आप नाजायज यहाँ पर फंड्स पड़े पड़े। आप देखिए, परवेज अली साहब से बंदा पूछे कि 2 दिन पहले आपको 3 जगह तख्तियां लगा के भागने की क्या जरूरत थी, जब प्रोजेक्ट जमीन पे थे ही नहीं। आपको गुलशन रावी टी जंक्शन में प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं था, आपने तख्ती लगा दी। आप समनाबाद स्टेडियम में गए, आपने तख्ती लगा दी। आप ये वही है ना, अपने पोर्टफोलियो में, अपने सीवी में उन्होंने ये मेंशन करना है कि मैं वज़ीर आला था, ये प्रोजेक्ट जो है मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था और मेरी हुकूमत नहीं रही। शादरा में गए, टके का काम नहीं हो रहा था, आपने तख्ती लगा दी। अब वज़ीर आला ने जाके वहां पे शादरा में काम स्टार्ट कराया। दूसरी मुनसिफाना तकसीम की बात, कि आप चलती सड़क पे तो अंडरपास फ्लाईओवर बना देते हैं, क्या इमामिया फाटक पे जहाँ पे पूरी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और नीचे से रेल की पटरियां गुजरी है, क्या वहाँ पे हक नहीं था कि अंडरपास पर फ्लाईओवर बनता? इन्होंने सोचा। फिर वहाँ पे क्या ये हक नहीं था कि मेट्रो बस जो है वो शादरा से भी आगे जाके जो रचना टाउन और आगे लोगों के तक जाए? क्या वहाँ पे गरीब लोग नहीं रहते? वहाँ पे ऐसी जरूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ पे लोग मोटरसाइकिल पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो जहाँ अपने मफादात है वहाँ वो एनहांसमेंट हुआ। अब शादरा प्रोजेक्ट एक कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट है जो ना सिर्फ शादरा चौक को क्लियर करेगा, आगे जाके इमाम कॉलोनी का फाटक क्लियर करेगा, वहां से मेट्रो बस देगा और एक नया रावी पे आपको पुल देगा, जो बहुत जरूरी है। आप सब सिग्नल फ्री ट्रैफिक को लाहौर में ले तो आते, निकाल तो देते, लेकिन रावी के पुराने पुल पे दोबारा खड़ा कर देते। अच्छा जी, आपने रावी का जिक्र किया तो रावी सिटी की बात कर लेते हैं। 70% सरमायाकारी गैर मुल्की होगी। दुबई में प्रॉपर्टी शो की तैयारियां कैसे देखते हैं ये? मेरे पास इस प्रोजेक्ट के हवाले से ऐसी ऐसी खबरें हैं कि अगर मैं ब्रेक कर दूं तो आपको लगेगा कि अब जो है ना हम कहीं दुबई में आ गए हैं और हम सिंगापुर में बैठे हैं। और हम, क्योंकि मैं चलें, रूडा तो अपनी जगह इस साल बहुत बेहतर काम कर रहा है और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जा रहा है, लेकिन सीबीडी उससे करीब खड़ा है। अब सीबीडी के अंदर जिस तरह से आपने देखा है कि उसकी एंट्रेंस एग्जिट का प्लान बना और अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे क्योंकि हमें अभी बाहर से फुर्सत नहीं मिल रही। 2-1 दिन तक वो फुर्सत मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप आराम से अंडरपास से कैंट भी जा सकेंगे, डिफेंस भी जा सकेंगे, जो वज़ीर आला ने। अब आगे हम चलते हैं सीबीडी के अंदर। इन्होंने प्री बुक्ड जो ब्रांड्स ला रहे हैं वो कौन कौन से हैं? आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड लें, वो सीबीडी कलमा चौक के अंदर नई बिल्डिंग्स के अंदर आ रहा है और प्री ऑक्यूपाइड हो रहा है। बड़े बड़े कॉफी ब्रांड्स के नेम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती है, नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बड़े मोबाइल आउटलेट्स, बहुत बड़ी बड़ी अमेरिकन चाइनीज कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कॉफी चेन्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड आउटलेट्स। कितना बिजनेस यहाँ पर आएगा और कितनी इंटरनेशनल, इसलिए वो फोकस कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में देखें आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आपका पाकिस्तान का पैसा है,
बड़ा मुश्किल से अब लोग इकट्ठा करते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। इंटरनेशनल इसलिए है कि आपसे रेवेन्यू जनरेट होना, आपके पास डॉलर पाउंड जो भी है आपके पास इंटरनेशनल करेंसी भी आनी है, इंटरनेशनल आपके पास डेवलपर भी आने हैं और इंटरनेशनल बिजनेसमैन आने से आपके लिए रोजगार जनरेट होने हैं और आपके मुल्क का अपना पैसा नहीं लगता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, CBD ऐसा प्रोजेक्ट है इस वक्त कि इसमें ना आपने 1 रुपया सरकार ने दिया अभी तक और ना उन्होंने 1 रुपया लिया। ये 4 अरब का जो अंडरपास 2 बना रहे हैं नए और ये एनहांसमेंट ऑफ कलमा चौक है, ये CBD अपने पैसों से कर रहा है और इसमें पंजाब हुकूमत से पैसा नहीं लिया उन्होंने, ना किसी और इदारे से पैसा लिया। अगर ऐसे सेल्फ सफिशिएंट इदारों को बढ़ने का मौका दें तो क्यों ना वो तरक्की करेंगे। तो इसी तरह रूडा में पाकिस्तान के कौन से नामवर कंपनी नहीं है जिसका कंसोर्शियम में सफायर बे पे वो बिजनेस हब बनाने नहीं जा रहे। मैं तो वहाँ पे गया जब और बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने तो 4 to 5 किलोमीटर दरिया के दोनों तरफ सफायर बे के ऊपर उन्होंने पूरा कुशादा कर दिया है और उन्होंने 2 ऐसे बंद बांधे हैं दोनों तरफ और 10-10 फुट उसकी पूरी लेंथ है दोनों तरफ में कि आप उस पर वॉक करें, आप उस पर साइकिलिंग करें, आप रनिंग करें और उसके आगे कमर्शियल एरिया छोड़ा है ताकि आपके पास एक सफिशिएंट बे हो। बे कहते हैं एक पूरे रास्ते को और सफिशिएंट इलाका हो और उसके बाद आपकी कौन कौन सा सफायर ग्रुप है, आपका गनी ग्लास है, फातिमा फर्टिलाइजर है, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट है, कौन से बड़े बड़े नामवर मुल्क के आपके ऐसे सरमायाकार नहीं हैं जिन्होंने वहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसे नामवर सरमायाकार होंगे क्या वो इस प्रोजेक्ट को या इसमें लोगों की सरमायाकारी को डूबने देंगे। हमें तो ये पहले एतमाद पैदा करने की जरूरत है ना कि भाई जो आप लोगों को नाम निहार डेवलपर बन के अट्रैक्ट करते हैं उनके अपने पल्ले क्या है। आप पहले ये तो देखें कि वो कौन लोग हैं, उन्होंने कभी बिजनेस किया है नहीं किया। आपको एक बेबार उजाड़ जगह पे जाके कमर्शियल प्लॉट या दुकान दे देते हैं, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ना वहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलती है। रूडा के अंदर इन्होंने पहले चहारबाग रिहायशी प्रोजेक्ट बेचा, अब उसकी डिमांड इतनी ज्यादा ओवरसीज से आ गई है कि चहारबाग 2 लेके जा रहे हैं। अब वो सेकंड फेज लॉन्च करने जा रहे हैं जो उनका प्राइमरी नहीं था इरादा, लेकिन डिमांड रेस करती है आपकी। अब फर्स्ट को डेवलप करके सेकंड पे जा रहे हैं। इसी तरह रूडा कमर्शियल बे अपना वो अलहदा कर रहा है, इंडस्ट्रियल पे अलहदा काम कर रहा है और इंटरनेशनल के लिए देख के दोनों ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में सरमायाकारी के हालात होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रूडा और CBD ने अपने एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके इंटरनेशनल फाइनेंसर्स जो हैं, डेवलपमेंट्स जो हैं, उनको फैसिलिटेट किया है ताकि वो इत्मीनान से आए, उनको यहाँ पे इदारे तंग ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें ना ये भी चीज़ है कि हमारे मुल्क को जो इस वक्त जो माशी मसाइल का सामना है, स्पेशली माशी मसाइल की हम बात करें ना, मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ कि ये माशी मसाइल जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि जल्द हल हो तो उसका बेहतरीन तरीका जो है वो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मुल्क में ऐसी चीज़ें पैदा करें कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आए और वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि 70% जो जगह है चहारबाग की वो जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें आ रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि चलें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कम से कम उनका एतमाद तो बहाल हुआ ना। आप पिछली जो आपकी गवर्नमेंट रही है रिसेंटली, आप देखें कि उसमें जितने आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर वो वापस चली गई। जितने भी बिजनेसमैन थे फॉरेन वो तमाम वापस चले गए, उन्होंने पैसा वापस निकाल लिया, कंपनीज खत्म कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरा हुकूमतें जो है वो इस काबिल नहीं हो रही कि वो बिल्कुल इनके बिजनेस को जो है वो सपोर्ट कर चुके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बिजनेस जो है वो उठाए और जो हमारे साथ दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर ले गए और वहाँ पर वो कामयाबी से अब चल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब 70% जो है वो चहारबाग जो है वो दिया, इसकी जो अराजी है और जो अपार्टमेंट्स है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, तो ये एक बड़ी काम नहीं जी। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हो तो क्यों नहीं हमारा शहर, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्यों हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे मुआशी चैलेंजेस में कमी आई है और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए। मेरे ख्याल से इनको सपोर्ट भी करना चाहिए और इनकी बेहतरी के लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। अब आ जाते हैं जी अवाम का सबसे बड़ा मसला, जो कि 10,000 तजावीज़ हर रोज़ पेश करने के बावजूद हल होने को नहीं आ रहा। और हल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम से है, जो सियासी सूरत हाल है उससे है, और फिर उन हुक्मरानों की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरहून मिन्नत है जिनको इस वक्त कुछ ख्याल नहीं कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूध दही के नर्ख 70 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त, 235 रुपये दूध, दही 265 रुपये किलो की जाए। DC को ये खत लिखा गया है।
आगे इस कदर महंगाई है और एक एक चीज़ हर रोज़ आवाम की पहुंच से दूर क्या छीनी जा रही है। इमरान देखें जी, अब हम इस पे ऑब्वियसली अगर हम शहरियों के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली ये ज़्यादती है। ये जो खत लिखा गया है, जो ख़त लिखा गया है कि दूध की कीमत जो है वो 235 की जाए और दही की 265 की जाए। अंदाज़ा करें, ये आप यकीन जाने ये रेट तो नॉर्मली उन इलाकों में होते हैं या उन शहरों में या उन सूबों में होते हैं जहाँ पर आप जो चारा जो है वो गाय भैंसों का वो नहीं मिलता, वंडा नहीं मिलता और दीगर जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दस्तयाब होती, वहाँ पर इतने ज़्यादा नर्ख जो है वो होते हैं। लेकिन आपका शहर जहाँ पर जगह जगह पर चारा जो है वो भी उगाया जाता है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें या जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर चारा जो है वो उगाया जाता है, वंडा भी इजीली यहाँ पर दस्तयाब है। और उसके बावजूद यहाँ पर जो नर्ख है वो अभी भी आप देखें तो 200 रुपये किलो तो दही जो है ना वो नॉर्मल जो है ना वो बिक रहा है हर जगह पर ना। और ऑब्वियसली शहरी जो हैं वो दूध दही ये बेसिक नीड है, ज़रूरत है। और असली मसला फिर इमरान बरकरार है कि इतना दूध प्रोड्यूस हो नहीं रहा और लाहौर में आ नहीं रहा जितना बिक रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेट्स की बात करें क्योंकि इमरान ने इस पर काफी काम किया फूड अथॉरिटी में। मैं ये भी कहूंगा कि उस पर भी हमें कोई कंपैरिजन दे दें कि ये कैसे हो रहा है। नहीं बिल्कुल, ये भी अब चीज़ आप देखें ना, माजरे के साथ अब फूड अथॉरिटी के हवाले से बात करें, वो आपको ठीक है शहर में नाके जो हैं वो लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं कर रहे, नहीं नजर आ रहे हैं, वो भी आपको अब कम नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये रही कि जो दुर्नियाब ने चीज़ हाईलाइट की कि आपकी जो डिमांड है इतना दूध इतना पैदा ही नहीं होता जितना यहाँ पर दस्तयाब है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। और आप यकीन जाने, मैं फूड अथॉरिटी जब कवर करता था तो फूड अथॉरिटी ने स्पेशली अपनी 20-20 लाख की मशीन्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवाई थी, और वो ऐसी मशीन्स थी जो बेचारी उस दूध की मिलावट को भी नहीं पकड़ पा रही थी, हालांकि उन्हें पता था कि इस दूध में पाउडर है, उसके बावजूद उनकी मशीन जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी कि इसमें मिलावट कितनी। आपकी मतलब आप मिलावट माफिया देखें इस कदर दिमाग यूज करता है और इस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज करता है कि जो मशीनें हैं वो तक जो है वो नहीं बता पा रही कि इसमें कितनी मिलावट है। आप जितनी महंगाई की तरफ जा रहे हैं दुर्रे नायाब, चीजें भी उतनी सब स्टैंडर्ड हैं। आप देखें ना, इतनी मेहनत करके एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल की आयशा होती थी, आपको याद होगा, आयशा मुमताज साहब, वो इतना ग्रिप करके कंट्रोल करती थी शहर को कि कमाल हो जाता। अब हमारे वसीम अकरम प्लस साहब ने बड़ी मेहनत करके फूड अथॉरिटी को डुबोया, और पिछले उनके टेन्योर्स उठा के देख लें बुजदार साहब के आज तक, कि फूड अथॉरिटी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक लेबोरेटरी होती है, ऐसे ही है बस, दैट्स इट। उनकी ना कोई रेट है, ना कोई उनके पर्चे हैं, ना कोई वो किसी पे हाथ डालते हैं। यकीन जाने है ना, मैं यहाँ पर एक बात, मैंने आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड और मुकामी बड़े बड़े ब्रांड्स, मैंने आप यकीन जाने मैंने उनको पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर तरले करते हुए खुद सुना है अपने कानों से। उनकी बोर्ड मीटिंग बैठती थी, मैं भी उसमें बैठता था, और आप यकीन जाने कैप्टन उस्मान जो हैं वो उस वक्त डीजी हुआ करते थे। बड़े बड़े ब्रांड जो है ना, इंटरनेशनल ब्रांड, वो आकर माफिया मांग रहे होते थे कि प्लीज़ ऐसा ना करें। वो उन्होंने क्या किया कि उनके ड्रिंक्स पे ना एनर्जी ड्रिंक हटा के स्टिमुलेटेड ड्रिंक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और ये भी लिखवाया कि ये हामला खवातीन के लिए नुकसानदेह है, उस पे दर्ज है। फिर आपके मुकामी ऐसे कई ब्रांड है जिस पर उन्होंने कहा कि इसमें आपने ये जो लीमू लगाया हुआ है क्या इसमें शामिल है, उन्होंने कहा जी नहीं फ्लेवर है, उन्होंने कहा ये हटाएं। बटर पे हमने देखा ये सारी चीजें जो है वो होती रही हैं। इन्होंने जो आपका घी जो है उसको बंद करना था, ऑयल जो है वो आना था जब कैप्टन उस्मान और मिंगल साहब डीजी हुआ करते थे। बिल्कुल, तब तक ये बेहतर और लोगों को आज शऊर आ रहा है। बिल्कुल, और अब जो है वो अब फूड अथॉरिटी अब उसके बाद तो बिल्कुल ही, मैं तो बर्मला इज़हार करता हूँ कि अब वो ना सिर्फ कागजों की हद तक आपको सामने नजर आएगी। फिलहाल ये जो कीमत बताई जा रही है, ये तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आवाम की पहुंच से दूर, ये तो आवाम से छीनने की कोशिश की जा रही है। जितनी बुनियादी सहूलियात हैं, रोटी नान की कीमत आपके सामने है, दूध दही की कीमत आपके सामने है, फिर इतनी महंगी चीज़ों पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ जब होता है तो आप यकीन मानेंगे कि आप अफसोस ही कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी लोगों के ज़मीर जो है वो इस वक्त मर चुके हैं। सब्जियों की कीमतें हम हर रोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हर इलाके के अपने रेट हैं। नान रोटी की कीमत हर रोज़ हम आपको बताते हैं, हर इलाके के अपने रेट हैं, लेकिन यहाँ इंतजामिया के रेट नाम की कोई चीज़, इंतजामिया सिर्फ मिडल मैन का किरदार खत्म कर देना, फिर भी हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि आपकी ये सब्जी मंडी से जो चीज़ें निकलती हैं ना, जब वहां पर आती हैं, फिर एक बंदा बेचता है, फिर एक खरीदता है, फिर वो मार्केट में पहुंचाता है। को भी मुतहरिक कर दें मिडल मैन के साथ। मतलब क्या वो दफ्तर में एसी लगा के बैठते हैं, पूरा मुतहरिक है। गाड़ी में साहब के निकल से 15 मिनट पहले एसी ऑन हो जाता है
काले शीशे लगे होते हैं, साहब गाड़ी में बैठते हैं, ठंडी गाड़ी में बैठते हैं, साहब उतरते हैं तो उनके पास बाल माशाल्लाह खड़े इतना होते हैं। अमला है जो उनकी नुमाइंदगी कर रहा होता है मार्केट में, क्या काफी नहीं है? बस उनकी एक आधी नुमाइंदगी कर तस्वीर रहा होता है नुमाइश ना। के लिए बाहर निकलते हैं, अपना काम किया और लोगों को दिखा क्या हुआ अगर जाली पर्चियां निकल आती हैं? ऐसे ही है। क्या यहाँ हुआ? पे हालात नहीं बदलने वाले हैं, महंगाई और होगी और आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। यही कह सकते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम हो सकता है कर दे, ऑप्शन और कोई नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर हमारे पास कुछ सियासी मंजरनामे से है जी। मरियम नवाज और हमजा सरगर्म हैं, दो साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल हुए हैं। इमरान, देखें जी, जैसा सियासी माहौल चल रहा है आपको पता है कि ये जोड़ तोड़ जो है ये तो चलता चलेगी, रहेगा। और नून लीग के हवाले से हम बात करें कि हमजा शहबाज साहब की निस्बत मरियम के हवाले से अगर मैं बात करूं, मरियम नवाज़ जब भी इलेक्शन कैंपेन में आई हैं, लोगों का जो वोटर्स हैं उनका जोश जज्बा जो है वो बढ़ा है। चूँकि हमने मरियम नवाज़ के माजी में भी देखा है कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनकी ड्यूटी लगाई कि जाएँ आप जो है वो इलेक्शन मुहिम करें, तो वो जिस भी शहर में गई हैं वहाँ पर बड़े बड़े जलसे जो हैं वो मुनक्किद हुए हैं। और दूसरी बात ये रही कि दो साबिक अरकान जो शामिल हुए हैं, ये आपको पता है कि जोड़ तोड़ जो है वो चलता रहेगा और इलेक्शन से कबल ऐसा माहौल जो है वो बनता रहेगा। अब आगे भी आप देखिएगा कि कई और लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो ज्वाइन करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं करीबी नून लीग के साबिक रुकन असम्बली हैं, उनसे कल ही हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया, जब हमने ये बात उनसे की कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि आप उनको जो है वो बता रहे हैं? आपके पास तो पहले ही सीटें जो हैं वो बहुत कम है और आपके जो असल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ से बाला नज़र और भी लोग जो हैं वो हमारे पास अभी आ रहे हैं। और खैर उन्होंने तो खैर अपनी कारकर्दगी बतानी थी कि हमारी कारकर्दगी को देखते हुए जो है वो ये आए हैं। तो अभी ये सियासी माहौल है, ऐसी कई चीज़ें सामने आएंगी। चलें जी। अभी मौजूदा सूरत हाल में अगर हम सियासी मंजरनामे पर देखें, वो जो मुज़ाकरात वाला सिलसिला था कहाँ तक पहुँचा है, किस करवट ये ऊँट बैठता आपको नज़र आ रहा है? वो तो बिल्कुल नहीं बैठेगा क्योंकि सीरियस उसमें कैंडिडेट्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की तरफ से कुछ संजीदा लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था, जो ये समझते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो बातचीत है वो एक सियासी माहौल और सियासी दोस्ती का एक हुस्न होना चाहिए। उसमें हाँ, अगर कुछ और लोगों को शामिल करते तो शायद बहुत जल्दी ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों को डाला जो हर वक्त खुद ना सिर्फ खुद रोते हैं बल्कि कौम को भी उन्होंने रोन धोने पे लगा दिया है, और हर वक्त वो नफरत और एक नेगेटिव बात जो टीवी पे बैठ के करने का एक मंशूर है उसको परवान चढ़ाते हैं। रही बात इसका कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नताइज नहीं होंगे। मेरा ख्याल है आज या कल आखिरी राउंड ये फाइनलाइज हो जाएगा, अनाउंस कर देंगे और उसके बाद वही रोना धोना चलेगा कि जी मैं ना मानूं वाली एक लंबी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जो इस वक्त नून लीग को असल ज़रूरत है काउंटर स्ट्रेटजी की, जिसमें मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, या वो डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं या वो गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं या थोड़ा सा वो पीछे हटे हुए हैं कि अभी देखें कि ऊँट इलेक्शन का या इंतखाबात का किस करवट बैठता है। तो ये वजह है। अब आपके पास लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि जब हम आ जाएंगे हमारे पास आगे हमारा सियासी जो मंजरनामा है वो क्या होगा। और फिर जब पीटीआई के जो एक लंबी चौड़ी एक उनकी सियासत सिर्फ ट्रोलिंग पे और खींचातानी पे है और आपकी माजरे के साथ गालम गलोच की सियासत पर है, तो उसका किस तरह काउंटर करेंगे? आपके पास काउंटर पॉलिसीज़, काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर टीम क्या है आपके पास सोशल मीडिया तो है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ किस तरह कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा नहीं कर रहे। और उसकी बहुत सारी रीज़न नून लीग के पास हो सकती हैं कि वक्त नहीं है अभी वो ऐसा समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते। ठीक है, अपनी जगह जवाब, लेकिन इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारे संजीदा सियासतदान उनके साथ चलने को तैयार होंगे, उनकी बात सुनने को तैयार होंगे, उनके साथ हाथ बढ़ाने को तैयार होंगे, लेकिन वो घबराते हैं। वो अपनी इज्जतें जो उछाली जाती हैं मुखालफों की जानिब से, उसकी वजह से वो डरे सहमे बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके घर वालों को या उनको कुछ कहा जाए, वो नहीं चाहते कि उनके सियासी वकार के साथ साथ उनके ज़ाती वकार को भी मजरूह किया जाए। तो ये चीज़ें इनको देखने की ज़रूरत है। इस पे अगर नून लीग काम करें तो मेरा ख्याल है कि सियासी अच्छे ऑप्शन आपने दिए और तजवीज़ दिए। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम ना सिर्फ उन नौजवानों की बल्कि तमाम लोगों की बात करने वाले हैं। कोई
किसी ने भी कोई नया काम करना है, कुछ डिसीजन लेना है, लोग परेशान रहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक नौजवान, हम कहते हैं बड़े बाहिम्मत नौजवान है जी, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। कुछ लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, बुज़दिली का हमेशा शिकार रहते हैं। दोनों की कामयाबी के सफ़र में हमेशा हम देखते हैं कि डिफरेंस रहता है। अब इन दोनों का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है, दोनों के लिए बेहतर सजेशन क्या हैं? वो नौजवान जो कि तरक्की करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों, क्या वजूहात होती हैं जी? कामयाबी के सफ़र को हम आसान कैसे बना सकते हैं? कामयाबी का राज किन चीज़ों में है, ये पहचान कैसे सकते हैं? हमारे साथ जी मारूफ उस्ताद, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं जो कि इस पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि दो तरह की पर्सनालिटी है लोगों की। कुछ वाकई नौजवान हम देखते हैं ऐसे बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, कुछ नौजवान बेचारे परेशान रहते हैं, क्या करना चाहिए, बुज़दिली का शिकार रहते हैं। और वो मेरे ख्याल से बनता भी है, हालात आपके सामने हैं, लोग इस कदर मायूस हो चुके हैं, क्या करें? कामयाबी का सफ़र इनके लिए आसान हमने कैसे बनाना है? अच्छा देखें, एक चाइनीज़ कोटेशन है, बड़ी फेमस कोटेशन है। कोटेशन है कि 1000 मील का भी सफ़र हो, उसकी इब्तिदा एक कदम से होती है। मैं उसमें एक जुमला ऐड कर देता हूँ कि वो 1000 मील के सफ़र की इब्तिदा एक कदम से होती है। देखना पड़ता है उसकी सिमत ठीक है कि नहीं, डायरेक्शन देखनी पड़ती है। यानी आपने कभी भी किसी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब इसमें जो साइकोलॉजी ऑफ फियर है ना, वो एक बड़ी कमाल का एक सब्जेक्ट या टॉपिक है जिस पे बात बड़ी कम होती है। दुनिया का कोई भी बाहिम्मत इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने फियर को खत्म कर दे और फिर काम करे। फियर रहता है, फियर होता है और कदम उठाना होता है। हम अपनी मिसाल ले लें, हो ही नहीं सकता कोई भी काम। मैं कहता हूँ कोई सफर है, कोई आप व्हीकल में बैठ रहे हैं, आप घर से चल रहे हैं, आप कलम से कुछ लिख रहे हैं, दुनिया का कोई काम कर रहे हैं छोटे से छोटा, फियर की मौजूदगी में करने वाला बहादुर है। यानी ये कह लीजिए फियर वर्सेस आपकी जो करेज है, ये हर वक्त जंग चल रही होती है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ करेज की हालत, बहादुरी की हालत और हाईली कॉन्फिडेंट होके, कहीं ना कहीं ये रेशो होती है। फियर थोड़ा होता है, बहादुरी गालिब आ जाती है, कदम उठा लेते हैं। खौफ ज्यादा होते हैं, बहादुरी कम होती है, आप कदम नहीं उठाते। अब एक बात साइकोलॉजी ऑफ फियर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो कदम उठा लेते हैं, आगाज कर लेते हैं, कहीं से शुरू करते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ फियर कम हो जाता है। यानी जो इंतजार करता रहता है ना जी, वो इंतजार करता रह जाता है। आपने कदम उठाना होता है, आगाज करना होता है, सफर चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाता है। एक और बात भी की जाती है, ये मैं असल में कहीं कह लीजिए चीजों को जोड़ते जा रहा हूं, फिर हम थोड़ा सा इसको जरा इस सारे थीसिस को और वाज़ेह करने के करना क्या। फर्ज कीजिए कि आप अगर किसी सिनेमा हॉल में एंटर हुए और 15 मिनट गुजर चुके हैं, आपको है जी फिल्म तो मैंने लेट कर दी, 15 मिनट आप लेट हैं। जब आप सिनेमा हॉल में बैठेंगे और फिल्म आपको समझ नहीं आएगी, अगले 15 मिनट बाद समझ आ जाएगी। ये लाइफ भी ऐसी है, इसमें बड़ी चीजें जो फौरन समझ नहीं आ रही होती, कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको समझ आ जाता है ये क्या है। ठीक है जी। तो आप जो हमें सुनने वाले हैं वो क्या करें, देखें जो सोसाइटी के लिए मुश्किल वक्त होता है उसमें ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये मैं इसको पॉलिटिकल तो मैं डिस्कशन आपको पता है ना मैं नहीं करता, क्योंकि एक दफा करके देखिए और उसके बाद एक बड़ा चैलेंज मेरे लिए पैदा हो गया। वो शायद मुझे लोग उसी एक उस्ताद के फ्रेम में और मोटिवेशनल स्पीकर के फ्रेम में देखना चाहते हैं, कोच के फ्रेम में, गाइड के फ्रेम में देखना चाहते हैं। मैं ये बात आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारा माशरा एक ट्रांजिशन में से गुजर रहा है। ये ट्रांजिशन में से गुजर जाना है। कौमों पे ऐसे वक्त आते हैं, सही चैलेंज आ जाते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो हैं वो भी 200 साल 300 साल पीछे जाके देखें, इससे ज्यादा बदतरीन हालत में थे। उसके बाद एक मूवमेंट होता है, आपको एक ऐसी डिप लगती है, डिसाइड करना होता है कि मैंने उठना है, सही। फिर आप पहला कदम उठाते हैं, फिर दूसरा कदम उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारे सब सुनने वाले, हम सब, ये टाइम है कहीं ना कहीं डिसाइड करने का। कि हम वो लेम एक्सक्यूजेस, हम जो मुर्द इल्जाम ठहराते हैं दूसरों को, हम खुद को क्यों ना ये जिम्मेदारी दें कि हमारी जिंदगी है, सही। हमने करना है, सही। इसका फेलियर भी हमारा है, इसकी सक्सेस भी हमारी, इसका अच्छा भी हमारा है, इसका बुरा भी हमारा है। तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लें। वो क्या, एक तो मैंने थीसिस सारा बयान कर दिया, वो है इनिशिएटिव लेना। आगाज करेंगे, इब्तिदा
शुरू करेंगे, रास्ता आसान हो जाएगा, हिम्मत आ जाएगी। अच्छा आपको बताऊं, हिम्मत इस तरह भी आती है, कदम उठाने से भी आती है, हिम्मत बाहिम्मत लोगों में बैठ के भी आती है, जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो खैर की बात करते हैं। एक आपको करैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस सारी सिचुएशन में, जिसपे कह लीजिए कि कुरान पाक की आयात सूरत भी मौजूद है। ऐसे लोग जो वसवसा डालते हैं ना, इनको ढूंढना चाहिए, इन्हें ना ऐसे मार्क करके रख लेना चाहिए कि ये इन लोगों से बचना है। इन लोगों की ट्रेनिंग हुई होती है। ये बाज आपको सोसाइटी में लोग मिलेंगे जो खौफ बांट रहे हैं, ऐसे ही खदशे बांट रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शक बांट रहे हैं। अग्री। और ये कोई लाजिम नहीं मीडिया पे ही हो, ये आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। बड़े बड़े सीनियर लोग हो सकते हैं, आपके दोस्तों की शक्ल में होते आपके हैं, दोस्त हो सकते हैं, अहबाब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बड़े कह लीजिए ओहदों में बैठे लोग हो सकते हैं, तजर्बाकार, उम्र में बड़े बड़े ग्रे हेयर्स वाले हो सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज, जिनकी काबिलियत ये है, वो शक में डालते हैं। उन्होंने आपको किसी भी चीज का एक मनफी पहलू बयान करना है और आपको बताना है कि जी लुटे गए, उजड़ गए। एक और भी इसमें किस्म है, ये जो वसवसा डालने वाले, देखे ना, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं, ऐसे लोगों से बचते हैं और अल्लाह की पनाह में आते हैं जो वसवसा डालते हैं। उसकी वजह क्या है? ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ये आपकी अंदर जो क्लैरिटी है, मैं कहता हूं कि एक उम्मीद, एक यकीन। बाज़ औक़ात आप कहीं पर बैठे होते हैं तो बड़ा हिम्मत करके बैठे होते हैं, बाज़ औक़ात आप बात कर रहे होते हैं, बड़ी हिम्मत करके कर रहे होते हैं। मिसाल लीजिए कि मैं अभी आपके सामने आके बैठा हूं, तो आप पीछे पूरा कोई दिन चल रहा होगा, चलते चलते आप मेरे सामने आ गए और मैं आपके सामने आ गया हूं, पता नहीं हम किस स्टेट ऑफ माइंड में, पता नहीं हमारे साथ क्या चल रहा है। तो कुछ लोगों को पता नहीं लग रहा होता कि वो किसी की उम्मीद ही छीन लेते हैं, ऐसे ही किसी की क्लैरिटी को छीन लेते हैं, किसी के कॉन्फिडेंस को शेक कर देते हैं, किसी के उस भरम को जो उसने रखा होता है उसको खराब कर देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से जो खौफ फैला रहे हैं, जो हर वक्त मनफी बात कर रहे हैं, जो किसी चीज का मनफी पहलू बयान कर रहे हैं, जो मर गए लुट के बयान कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि ये बात यहां पर मैं बताना एक बड़ी अहम बात चाहूंगा, किताबों में भी ये लिखी हुई बात, जिंदगी के 98% खदशे नहीं होते, 98% चीजें नहीं होती। इंसान इतना फ्लेक्सिबल है, इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है ना, ये बदतरीन हालात से भी निकल के ना बाहर आ जाता है। No doubt। कभी आप उनकी कहानियां सुनिए जो कभी अगवा हो गए दहशत गर्दों के हाथ में। मैं ऐसे कई सोल्जर्स को मिला हूं और उसके बाद वो बच गए, कैसे वो निकले, कैसे वो सरवाइव उन्होंने किया, कैसे बचे और कैसे वो जिंदगी जी रहे हैं। यानी इंसान बदतरीन हालात में से भी निकल के जी रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो प्रिंसिपल नंबर 1 तो हो गया कि आपने इनिशिएटिव लेना है। प्रिंसिपल नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि आपने एक क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए और जिम्मेदारी को कबूल करना है। तीसरा साथ ही साथ मैंने आपको एक बड़ा सादा सी बात बता दी कि उन लोगों से बचें जो हिम्मत छीनते हैं, जो खौफ देते हैं। अगला भी एक लेवल आ जाता है अगर हमारे पास टाइम है तो। जरूर जरूर जरूर। देखिए, बहादुरी तवक्कल के बगैर नहीं आ सकती, अल्लाह पे भरोसा के बगैर नहीं आ सकती। वो रब आपको ना आज के दिन तक पाल रहा है, वो आज के दिन तक सारे असबाब उसने पैदा किए हैं। बिल्कुल। आप अब देखें, इंसान का जो नफ्स है ना, इंसान की जो ईगो है, वो चालाक बनती है, वो कहती है मेरा ही कमाल है, क्रेडिट लेती है ना। नफ्स की एक बड़ी निशानी है, नफ्स क्रेडिट लेता है। वो कहते हैं जी मैंने मेहनत की, मैंने बड़ी स्ट्रगल की, मैं बड़ा जीनियस हूं, मैंने स्ट्रेटजीज बनाई। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। बड़ी चीजें हक से ज्यादा हमें मिली होती हैं, बड़ी चीजें उसके फजल से मिली होती हैं, बड़ी चीजें हमारा हक नहीं होती हैं, हमें मिल जाती हैं। बड़े लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालता है, वो आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं, गाइड कर देते हैं ना। हम अपनी जिंदगी में देखें, कई दफा हमें गाइडेंस चाहिए होती है, किसी से पूछते हैं, कोई बंदा हमें गाइड कर देता है, किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें बता देता है, कोई रास्ता है वो हमें बता देता है, किसी की बात, किसी की नसीहत आपकी रिस्क का सामान बन जाती है। No doubt। अल्लाह कितना बड़ा राज़िक है, वो गैब से आपको देता जा रहा है। तो जब आपका ये तवक्कल, ये भरोसा, ये यकीन आपका ठहरता है कि मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैं उसके हवाले हूं, तो फिर भी आपके अंदर करेज, आपके अंदर बहादुरी आती। ईमान बजाते खुद शाफी है। बिल्कुल। ये जुमला किसी बुजुर्ग का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि ईमान में शफा है। शफा है। यानी आप जब साहिब ईमान होते हैं तो आप शफा की हालत में होते हैं। आपकी जहन की सोचें, आपके खदशे, आपके खौफ। और मैं आपको वैसे बताऊं, ये बातें बाज़ औक़ात मैं भी आपसे करते, टीवी पे करते, खुद को भी समझा रहा होता, बंदा रिपीट कर रहा होता है। ऐसे ही बंदा उन असबाब को, खैर के असबाब को दूसरों को बता के अपने आप को भी समझा रहा होता है कि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा रब पे यकीन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और बाकी देखिए, जिंदगी एक सी नहीं रहती, ऐसे ही कभी नहीं हो सकता। आप मुश्किल हालात आप सामना करें, बड़े लोग कर रहे हैं, यकीन कीजिए
इस सोसाइटी का खुशहाल भी परेशान है, इस सोसाइटी का मिडिल क्लास परेशान है, अपर मिडिल क्लास परेशान है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास की हालत और बदतर हो गई है, पैसे की वैल्यू नहीं रही, डी वैल्यू हो गया, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है। और लोग सही मानों में बताऊं, आपके साथ देखिए मैंने कोविड में भी हमने प्रोग्राम किए हैं और एक अरसे से मैं अपनी बहन के साथ टीवी पे आता रहता हूँ, नजर सिटी 42 के साथ मेरा एक रिलेशन बड़ा एहतराम का, एक बड़ा मेरे लिए मोहतरम चैनल है। मैं ये कहूँगा कि किस किस हालात में से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे, बिल्कुल वो अल्लाह मेहरबानी करी जा रहा है। पूरा यकीन, पूरा ईमान होना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो जो किसी ने कहा ना, बादशाह ने कहा कि जी मैं ऐसा अंगूठी में क्या लिखवाऊं कि वो जब देखूं तो मुझे भला ही लगे, तो मुश्किल वक्त में उसने लिखवा दिया ये वक्त गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त में वो अगर बंदा पड़े उस अंगूठी में ये वक्त गुजर जाएगा तो अच्छा वक्त आ जाएगा। और अच्छे वक्त में भी हमेशा नहीं रहना होता, वो भी पलटी खाता है, दिन फिरते रहते हैं, अल्लाह ताला दिनों को फेरता रहता है बंदों। शाह साहब, कुछ लोग कहते हैं कामयाबी की जमानत कैसे पता चलेगी कि हमने कुछ करना है तो जामिन इस बात की कि हमारा काम। देखिए एक मोमिन का ईमान अपने इरादे के साथ साथ अल्लाह की मंशा के ऊपर भी होता है। हर वो चीज़ नहीं होती जो आप चाहते हैं, कुछ अल्लाह की मर्जियाँ भी होती हैं, कुछ आपके इरादे टूटते हैं ऐसे। बाज़ औक़ात आप एक मिसाल हमेशा जो है ना वो समझाने वाले तसव्वुफ़ की किताबों में भी लिखी हुई है और मैं उसको दोहरा भी देता हूँ ताकि वो उसमें एक लेसन है बहुत बड़ा कि लैला जो थी वो उसने कुछ बांटना शुरू किया तो मजनू भी लाइन में लग गया। जब मजनू की बारी आई तो मजनू का कासा उसने तोड़ दिया जिसमें वो कुछ लेने आया था। तो मजनू बड़ा मुस्कुराया और खुश होकर नाचने लग पड़ा। तो सबने उससे पूछा कि तुम अजब हो, सबको लंगर मिला है और तुम्हारा तो कासा तोड़ दिया। उसने कहा किसी और का तोड़ा है। हाँ। ये एक्सेप्शनल सलूक मेरे साथ हुआ है। तो बाज़ औक़ात कुछ एक्सेप्शनल आपके साथ होता है और आपका ट्रैक चेंज हो जाता है। एक वीडियो नहीं चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि एक बच्ची स्कूल का बैग उठा के जा रही होती है और अचानक गिर जाती है। जब वो गिरती है तो ऊपर से गाड़ी गुजर जाती है, उसके बाद वो उठती है और फिर चलना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे कुदरत उसको रब ने बचाने के लिए गिरा दिया। बाज़ औक़ात कुदरत आपको कहीं गिरा देती है क्योंकि उसने आपको सेव करना होता है। उसने बड़ी चीज़ों को जो हमें नहीं नजर आ रही, जिंदगी की बड़ी चीजें हम नहीं देख सकते, हमारी लिमिटेशंस हैं, अल्लाह को बेहतर पता है। तो वो बाज़ औक़ात आपको आपकी औकात याद कराने के लिए आपके अंदर एक ऐसी ईगो पैदा हो जाती है जिसको खत्म करना बड़ा जरूरी होता है। तो जमानत तो अल्लाह के करम से ही हो सकती है, अल्लाह के फजल से हो सकती है। अपने इख्तियार में क्या है वो मैंने बता दिया। इनिशिएटिव लें, खौफ पे काबू पाएं, इब्तिदा कर दें, आप जिम्मेदारी को कबूल करें, मुस्बत लोगों में बैठें ताकि आपका ईमान बढ़े और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें। इससे आपकी कम से कम ये जो बहादुरी की चीजें मैंने एड्रेस कर दी और खौफ पे आप काबू पा लेते हैं क्योंकि खौफ एक बेसिकली अजम्पशन है। माइंड रियल में और अज्यूम चीजों में फर्क नहीं निकाल सकता। यानी हम जो कहते हैं कि ये शख्स बुज़दिल है, ये चीज इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, बुज़दिल कोई नहीं होता, वो हमारा एक खौफ है। सिचुएशंस हैं जी, सिचुएशन है। दुनिया के बहादुर तरीन बंदा भी किसी वक्त में स्टक हुआ होता है। दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान भी बाज़ औक़ात इतना ब्रेव होकर दिखा देता है। ये सिचुएशंस हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जिंदगी में इतनी जुर्रत जरूर होनी चाहिए कि जो लाइफ आप जी रहे हैं उसको जिए। उसकी अगर आप पिच पे खड़े हैं, बाउंसर आ रहे हैं, कुछ लगती हैं गेंदें, कुछ टिप्पे लगा लेते हैं, कुछ चौके मार लेते हैं, कुछ छिक्के मार लेते हैं, कुछ नहीं भी खेली जाती, कुछ आउट भी हो जाते हैं। ये लाइफ है। लाइफ एक सी नहीं रह सकती, एक सा वक्त नहीं रह सकता। वक्त बदलता रहता है और उस बदलते वक्त के साथ साथ भी खुद को बदलना चाहिए। सही। और आप किसी को मत देखें कि कोई कामयाबी की मंजिलें किस तरह से तय कर रहा है। आपने अपनी कामयाबी के लिए खुद दौड़ लगानी है, खुद मेहनत करनी है और इन सब चीज़ों पे जो कि हमने डिस्कस की हैं अगर आप काबू पा लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी भी जो है वो मंजिल का हिस्सा होगी। दूसरों के लिए बुरा करना छोड़ दीजिए, आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। जब नीयत आपकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपके रास्ते भी आसान हो जाएंगे। मैसेज देना चाहेंगे कुछ देखने वालों को? देखिए, आपने खुद ही बड़ा खूबसूरत मैसेज दे दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो अच्छी नीयत है और अच्छी नीयत के बाद आप में खुद ही एतमाद होता है। अगर आप अंदर से ठीक हैं, आप अंदर से सच्चे हैं, हाँ। आप अंदर से हम्बल हैं, आप अंदर से ठीक हैं, आपके अंदर एक आजी है, रियल आजी है और अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है। जो बंदा अंदर से ठीक है ना, अल्लाह ताला उसके, ये हज़रत अली करम नवाजो का कौल है, बड़ी खूबसूरत नजुल बलागा की कोटेशन के साथ इख्तिताम करते हैं कि अगर तुमने अपने बातिन को पाक कर लिया, अल्लाह तुम्हारे जाहिर को पाक कर देगा। बहुत ही खूबसूरत। बातिन अगर ठीक हो गया, अंदर की दुनिया अगर ठीक है तो बाहर की दुनिया ठीक हो ही जाएगी, खुद ब खुद ठीक होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। ये दुनिया में जो हर तरफ रंगीनियाँ हैं, बहारें हैं, अल्लाह ताला के ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत अल्लाह ताला ने लोग बनाए हैं, इनको हम तभी देख सकते हैं जब अल्लाह ताला ने ये जो हमें बहुत बड़ी नेमत आंखें दी हैं ये हमारे पास हों। अब इनकी हिफाजत कैसे करनी है। हम बारहा डॉक्टर साहिबान को, बहुत ही माशाल्लाह बड़े और सीनियर डॉक्टर्स को हम अपने शो में इन्वाइट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आपने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है, अगर कुछ मसाइल हैं तो उन पर काबू कैसे पाना है, बच्चों की जिनकी नज़र कमज़ोर है या बड़ों की कमज़ोर है उसको आपने किस तरह से ठीक करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आपने एहतियात करनी है। लेकिन आजकल हर कोई ऑर्गेनिक और कुदरती तरीक़ेकार को जो है प्रेफर कर रहा है, क्योंकि दवाइयों के लोग कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो हमें कुछ ऐसा पता चले जो ऑर्गेनिक हो और अच्छा हो, कुदरती चीज़ें हों जिनका इस्तेमाल उनके लिए फ़ायदेमंद हो। सो आज कुछ हर्बल हम आपसे टिप्स शेयर करेंगे, वो चीज़ें जो कि आपकी बिनाई को बेहतर कर सकती हैं और इसके साथ साथ चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं कि जिन लोगों की नज़र ख़राब है, वो देखते हैं हम एज फैक्टर के साथ भी बढ़ जाती है, कुछ और रीज़न भी होती हैं। सो आपने किस तरह से एहतियात करनी है। हर्बलिस्ट मासूमा ज़ाहरा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि लोग चाहते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें हों, कुदरती चीज़ें हों जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है कमज़ोर बिनाई, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के तवस्सुत से हमेशा मैं अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। इसमें यह है कि हमें पहले ये समझना है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पेसिफिकली अगर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की मैं बात करूँ तो उसमें आंखें किससे रिलेट करती हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए। जिस तरह मुंह के अंदर छाले निकलेंगे तो हम स्टमक का इलाज करते हैं, मुंह के छालों का इलाज के साथ साथ। इसी तरह अगर आपकी ज़ुबान में लुकनत आ गई है या कुछ हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन है ज़ुबान, तो मेरे लिए वो ज़ुबान के साथ साथ हार्ट का भी इशू हो सकता है, उसको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। सेम गोज़ विद ईयर, कान के अंदर कोई मसला है, कान में टिनाइटिस है, कान में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इचिंग है, खारिश है, तो कान के इलाज के साथ साथ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है किडनी और ब्लैडर का इलाज करना। आँखों के साथ क्या है, आँखों के साथ आपके लिवर एंड गॉल ब्लैडर की हेल्थ बहुत मैटर करती है। सो जिन ख़वातीनों हज़रात, जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर हों या जिन ख़ानदानों में आंखें कमज़ोर हैं, उनको मेक श्योर करना है कि उनका फैटी लिवर ना हो, उनकी आंखें मज़ीद कमज़ोर हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, हम जब भी प्रिवेंशन की बात करते हैं ना, तो हमें हमेशा प्रिवेंशन एक सीज़न पहले या एक स्टेप पहले होनी चाहिए। लेट्स सपोज किसी ने कहा है कि गर्मियों में हमें गर्मी ना लगे, गर्मी की बीमारियां ना लगें, कुछ हो गए, तो मैं कहूँगी स्प्रिंग में उसका इलाज शुरू करो। स्प्रिंग से एहतियात शुरू करो ताकि समझ में आपको प्रॉब्लम ना हो। यानी वो इलाज वाली स्टेज आपकी काफी पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुझे लाइव जाने का इस वक्त कहा जा रहा है, गवर्नर साहब इस सारे ख्याल कर रहे हैं। हमारे साथ तबीबा मासूमा ज़ाहरा साहबा मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो अब हमने इन चांसेस को कम कैसे करना है कि आपकी बिनाई जो है वो कमज़ोर हो रही है, चांसेस हमने रिड्यूस करने जी, उसमें ये है कि आप अपनी खुराक को मुरगन गज़ाओं से दूर रखें। ठीक है। ऐसी हर चीज़ जो कि आपके लिवर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। ठीक है। जिस तरह बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ाएँ, अगर आपको लेट्स सपोज, अब क्योंकि हम शौकीन हैं, कौम ही हमारी शौकीन है खाने की, तो कुछ भी ऐसा कुछ खाना है तो उसको सुबह के टाइम पे ले जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपने तली हुई अशिया से परहेज़ करना है, कम से कम खाएं ज़रूर। वंस इन अ ब्लू मून खाते हैं तो कोई मसला नहीं है, एक हफ्ते में एक दफ़ा भी खाते हैं मसला नहीं है, रोज़ नहीं खाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट को कम कीजिए। अपनी आंखों की हेल्थ के लिए गाजर के जूस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, खाली गाजर के जूस का नहीं, इसके साथ और भी जितने भी लिक्विड्स हैं, ख़ासतौर पे गन्ने का रस, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेब के जूस का इस्तेमाल करें। ये हर वो चीज़ जो लिक्विड ही है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन प्रोसेस्ड चीज़ों से दूर चले जाएं। अब लिक्विड का मतलब ये नहीं कि संदल का शरबत अच्छा है तो आप संदल के शरबत को आप प्रोसेस करके लो, चीनी के साथ लो। आप घर में भी बना सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ें मौजूद हैं। चीज़ों को कोशिश करें खुद बनाने की, ताकि आपको पता हो कि क्या है। प्रोसेस चीनी से, प्रोसेस चावल से
परहेज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना कम प्रोसेस्ड हो, जितना राइस खाना है तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, आपका अनाज खाने को दिल चाह रहा है तो गंदम से ज़्यादा किनवा का इस्तेमाल करें, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आंखों की हेल्थ के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए मिसाल दे के बात करने की आदी हूँ ताकि हर किसी के दिमाग में चली जाए। न्यूबॉर्न पैदा होता है, चाहे वो बड़े से बड़े घर में पैदा हो, चाहे वो छोटे से छोटे घर में पैदा हो, हमेशा हर कोई बच्चे को मसाज लाजमी करता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदा होते साथ ही बच्चे को आप मसाज ना करो। क्यों करते हैं? जिसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये मसाज सिर्फ उन 40 दिन के लिए जरूरी नहीं है, आपकी मार्मा एक्टिवेशन या एनर्जी पॉइंट्स पूरे जिस्म पे सारी जिंदगी रहते हैं। तो फिर जैसे ही 30 क्रॉस कर जाएं तो मेक श्योर करें कि आपका मसाज आपकी जरूरत हो, जिस तरह आपका टूथपेस्ट आपकी जरूरत है, आपकी क्रीम लगाना, मॉइस्चराइज करना आपका जरूरी है। तो सिर्फ फेस को जरूरत नहीं है, आपके पूरे जिस्म को उसकी जरूरत है। आपकी अगर एनर्जी बैलेंस होगी तो आपकी आईसाइट पे, आपकी समात पे, आपके बोलने पे उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, मुरगन गज़ाओं से परहेज। अब खाने पीने में वो चीज़ें कि जो आंखों को बिल्कुल के लिए फोकस किस्म की ताकत प्रोवाइड करती हैं, वो है गाजर का जूस, बादाम का इस्तेमाल करना, किशमिश का इस्तेमाल करना। एक छोटा सा मैं यहाँ नुस्खा बताती चलूँ। सौंफ ले लीजिए 100 ग्राम, पूजा मिश्री 100 ग्राम, 4 मगज़ 50 ग्राम, 50 ग्राम ही बादाम, 25 ग्राम अखरोट, ठीक, 25 ग्राम अखरोट के साथ 10 ग्राम काली मिर्च, ठीक, इसको पीस के रख लीजिए। डेली सुबह 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करने लग जाए। ये सबके लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 टीस्पून से स्टार्ट कर लें जो 8 साल से छोटे हैं, बाकी बड़े हैं तो सब 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। 8 साल से ऊपर तक 1 टेबल स्पून डेली इस्तेमाल करने लगे। आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, मुझे ये बता दें। इसका फायदा ये आपकी आंखों को, बिनाई को मजबूत करेगा। ये ब्लरीनेस जो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से जो ब्लरीनेस है उसको बेहतर करेगा। इसके साथ साथ एक और मेरी क्लिनिक के ऊपर मैं जो देती हूँ वो है नैन वास्ती। अच्छा, नैन वास्ती अगर दिखा भी सकें, नेक्स्ट टाइम इसकी कोई पिक्चर्स भी कर देंगे शेयर। उसके अंदर एक देसी घी से आंखों को धोया जाता है। अच्छा, आटे की डो बना के, आटे का एक बाउंड्री बना के यहाँ पे आंखों को कवर किया जाता है और मेडिकेटेड डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि मैं पल्स रीडिंग करती हूँ आपको पता है, उसके बाद उनकी दोशा देख के उनके मुताबिक ऑयल लिया जाता है या घी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये देसी घी से किया जाता है और प्योर गाय का देसी घी। 15 मिनट के लिए आपकी आंखों को पूरी तरह से कवर करके फिर मरीज़ को या क्लाइंट को, क्योंकि पेशेंट नहीं होते, क्योंकि मेरे पास प्रिवेंशन के लिए भी लोग आते हैं, जितना ज़्यादा ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स हो गई हैं, लोगों को पता लगने लग गया, उतना ही अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ लोगों का रुझान इस साइड पे बहुत है। सो नैन वास्ती 15 मिनट के लिए की जाती है, जिसमें आंखें खोली और बंद की जाती हैं। उसके बाद आंखों को साफ करके एक स्पेसिफिक टकोर दी जाती है, उससे भी आंखों पे बहुत बेहतरीन असर पड़ता है। ख़ास तौर पे वो लोग, मैं व्यूवर्स कहूँगी कि नैन वास्ते आप ज़रूर कराइए जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, ताकि आपकी आंखों को तक़वियत मिले, उससे आंखों के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, अब जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनके साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, मुसलसल सर में दर्द रहता है, आंखों में भारापन महसूस होता है। बिल्कुल, उसके लिए क्या करना है? देखिए, उसके लिए देखिए स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आप गुलाब का अर्क इस्तेमाल लाजमी करें। ख़ास तौर पे अगर प्योर गुलाब का अर्क और शहद का मिक्सचर है तो वो आंखों को भी तक़वियत देता है और सर दर्द को भी। और गुलाब का अर्क खाली आंखों पे ना लगाएं, 1 टेबलस्पून डेली पीने भी लग जाए। ख़ास तौर पे स्क्रीन टाइम के साथ जिनको सर दर्द होता है, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन इरिटेटेबल है, उनकी गैसेस होंगी, ब्लॉटिंग होगी, तो वो अपने उसका भी इलाज करें और वो भी गुलाब के अर्क का 1 चम्मच पीना भी शुरू कर दें। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, हम कहते हैं कि जी आपकी तबीयत बोझल रहती है, सर में दर्द रहती है, सो आपकी कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको एक्टिव रख सकती है? वो कौन सी ऐसी रूटीन की चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम करें, हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहती हूँ। उसमें यह है कि आपका टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसको वक्त के साथ खाएं। वक्त क्या है? सुबह 7 से 9 बजे तक आपका नाश्ते का टाइम होना चाहिए। उसके बाद जो आप ले रहे हैं वो आपका वक्त से आउट टाइम है, वो आपको ब्लॉटिंग भी करेगा, लेथार्जिकनेस भी देगा, नींद भी लाएगा। दोपहर का खाना 1 बजे से 3 बजे के बीच में खाएं और रात का खाना शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में। टाइम का ख्याल रखें, प्रोपोर्शनली अच्छा खाएं। मतलब आपकी जो पाम है, अल्लाह ने
आपका कैलोरी काउंटर दिया है, हम उस कैलोरी काउंटर से एक्सीड ना करें, और 2 पाउंड हैं तो 2 पाउंड जितना खा लें, 4 पाउंड जितना ना खाएं। ठीक है, इसके साथ पानी का इस्तेमाल करें। और अगर ऑब्वियसली आंखों की बात हो रही है और साथ में लेथार्जिकनेस की बात हो रही है, तो वो ज़्यादातर बैठने वालों का काम है ये, जिन्होंने आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखना है, या बच्चों ने भी बैठना है, बड़ों ने भी बैठना है, तो अपने आप को मोबाइल रखें। कम से कम दिन में 45 मिनट अपने आप को चलाएं ज़रूर। तो वॉक को बीच में, गुलाब के का इस्तेमाल अगर आप आंखों में डालने के लिए कर रहे हैं, बड़े छोटे सभी कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के सभी कर सकते हैं। खासतौर पे जिनको कोई काला मोतिया है या मोतिया उतर आया है, वो अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा सब हर कोई हेल्दी पर्सन उसको कर सकता है। सही। और दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल? एक दफ़ा बिकॉज वो थोड़ा सा जलता है, आंखों में जलन होती है, बिल्कुल, तो वो सिर्फ चंद सेकंड्स की होती है। और पॉइंट ये है कि गुलाब का अर्क नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। उसकी क्या निशानी है? आपको तो मार्केट में बेतहाशा मिल रही हैं, खुले भी आपको मिल जाते हैं। देखिए आजकल बहुत सारी शॉप्स हैं, ऑर्गेनिक शॉप्स हैं, जिस तरह मैं तो अपना गुलाब का अर्क खुद प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, इजीली आपको अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देख, सिर्फ एक बहुत ज़रूरी मैसेज कि मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा मौसम में कुछ अनयूजुअल तब्दीली है कि मई के महीने में भी आपको उस तरह से गर्मी नहीं है। तो ये अच्छे के साथ साथ हमें अच्छा लग रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, लेकिन ये थोड़ा सा बुरा भी है। अपना ख्याल रखें किस तरह से वाटर इनटेक जो भी इस मौसम में आप करें, उसमें ½ टीस्पून सौंफ, 12 सब्ज़ इलायचियाँ 14 ग्लास पानी में डाल के इतना बॉईल करें कि वो तकरीबन कोई 1 से 2 बॉयल्स आ जाएं, उसको ठंडा करके रख लें। इस पानी का इस्तेमाल मई के आखिर तक करें ताकि आपको इस वक्त पेट के अमराज ना हो। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहतर हैं, जो कि मासूमा ज़ारा साहबा ने आपको रिकमेंड किया। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, मौसम तो शहर का बहुत ही खूबसूरत बल्कि हसीन है, लेकिन अगेन हम ये कह रहे हैं कि जी मई में ऐसा मौसम है, सो इसके लिए थोड़ा सा आपको ख्याल भी करना है, कुछ चीज़ों का आपने ख्याल भी रखना है। जूसेस का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल तो हर सूरत रिकमेंडेड है हर एज ग्रुप के लिए, सो पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, मौसम आज कैसा रहेगा? इसी तरह से हवाएं चलेंगी। हमारे साथ कोमल मौजूद है। कल तो अच्छी खासी बारिश भी हुई है, सो आज के लिए प्रेडिक्शन क्या है? ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर में सूरज ने किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं, वहीं बादलों की टकरार भी जो है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि कभी सूरज की तपिश महसूस की जाती है, तो कभी बादलों की ठंडी ठंडी हवाओं के जो झोंके हैं वो शहर लाहौर के वासियों को बहुत ज़्यादा सुकून बख्श रहे हैं। यूँ लाहौर शहर में एक खूबसूरत सा मौसम देखने में नज़र आ रहा है और शहरी इसी मौसम को एंजॉय करते हुए अपने काम काज की तरफ रवां दवा भी नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 5% इम्कानात शहर लाहौर में बारिश बरसने के जाहिर किए गए हैं। अब जो हालात चल रहे हैं, जो शहर लाहौर में मौसम की जो सिचुएशन चल रही है, सुबह के औकात में अगर सूरज थोड़ी सी किरणें बिखेर भी देता है तो शाम के औकात में जो है वो ठंडक महसूस की जाती है, यानी कि दिन थोड़े से गर्म और रातें ठंडी महसूस हो रही हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर के बासी जो हैं वो शहर लाहौर की इस फिज़ा को इंजॉय कर रहे हैं और मुख्तलिफ पार्कों में वर्जिश भी कर रहे हैं, और कहीं जो है वो इन बादलों के छाँव में बैठकर शहर लाहौर की फ़िज़ा को अपने अंदाज में इंजॉय भी कर रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान 5% इम्कानात हैं कि बारिश बरस सकती है। टेम्परेचर 29 तक जाएगा। और अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो शहर लाहौर को ग्रीन और क्लीन करने के वादे और दावे तो बहुत से किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों और दावों पर सिर्फ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ बातों तक ही महदूद हैं, कोई उस पर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि लाहौर की फ़िज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हो रही है। शहरियों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है उनकी सेहत के लिए मिज़र जो है वो ये फ़िज़ा हो रही है। इसी के साथ साथ बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह तकरीबन 152 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है। थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया। आपके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।